पहला फेज कैसा गया? अमित शाह की हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी जो वहाँ डेरा डाले हुए हैं। उन्होंने कहा कि साहब 110 सीटें हम जीतेंगे। बीजेपी की स्थिति ये माना गया है कि ट्रेडिशनली पश्चिम बंगाल में बहुत अच्छी नहीं थी। 77 भी एक अचीवमेंट था जहाँ तक वो पहुँच गए। इस बार 77 आएगा या उससे ऊपर जाएगा, इस पर बहुत सारे सवाल चल रहे हैं। उन्होंने कह दिया है कि फर्स्ट फेज में ही 110 सीट्स बीजेपी जीतने वाली है। कई बार विधानसभा चुनावों में जब वोट पड़ जाते हैं तो एक जो हमारा आकलन लगाने का हिसाब है, थोड़ा-सा हमें बेटर क्लैरिटी में पत्रकार और सेफोलॉजिस्ट पहुंच जाते हैं, क्योंकि किस बूथ पर कितना वोटिंग परसेंटेज रहा, किसके बूथ वर्कर्स ज्यादा एक्टिव दिखे, और उससे एक अंदाजा लगा लिया जाता है कि कहां कौन जीत सकता है। क्या कुछ सरप्राइजिंग हो सकता है फर्स्ट फेज में अभी तक के असेसमेंट के हिसाब से, तापस जी? नेता या राजनीतिक पार्टियां जो ये दावा कर रहे हैं कि ये पक्ष, ये वोट तृणमूल के पक्ष में, ये वोट बीजेपी के पक्ष में, बंगाल के वोटर बहुत चालाक भी है, बहुत कॉन्शियस भी रहते हैं कि वो किसे वोट दे रहे और किन मुद्दों पे वोट दे रहे। किसी ने कहा कि एसआईआर का डर है, किसी ने कहा कि चलो अगर यहाँ पे इंडस्ट्री बनता है तो हमें रोजगार के तलाश में हमें कहीं और नहीं जाना है। तो कहीं ना कहीं आपको यू विल हैव टू रीड बिटवीन लाइंस, आपको पढ़ लेना है कि लोग क्या समझ रहे हैं। लेकिन इस बार साइलेंट वोटर की जो संख्या रही है वो बहुत बड़ी संख्या है। तो अर्बन वोट बैंक में भी काफी बड़ा साइलेंट वोटर हमें दिखा है। तो ये साइलेंट वोट किस तरफ जाता है, हालांकि ये फर्स्ट फेज का चुनाव हमने देखा। दूसरा जो चरण का चुनाव है वो एक बहुत बड़ी चुनौती होगी कि वो तृणमूल का गढ़ माना जाता है। फरक्का बैरेज के दूसरे छोर पर, दक्षिण के छोर पर जो आता है वो दक्षिण बंगाल का हिस्सा है। हालांकि मुर्शिदाबाद बीरभूम हो चुका है, राढ़ बांग्ला का एक हिस्सा हो चुका है, लेकिन अब जो नदिया, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, ये सारे जिले हैं, यहां पर तृणमूल का वर्चस्व चलता है। तो यहां कितना काम आएगा, कितना बीजेपी लोहा ले पाएगी तृणमूल कांग्रेस से, ठीक ये है। देखना होगा। लेकिन कोलकाता की भी बात करें तो मैं कई लोगों से, मैं अपने परिचितों से भी बात कर रहा था, तो लोग बहुत साइलेंट है। लोगों का कहना है कि हम देखते हैं अब आगे जाकर क्या होता है, लेकिन अब एक फैसला हमें करना है। तो ये साइलेंट वोटर्स एक है, और उम्मीद करते हैं कि दूसरे चरण में भी भारी मात्रा में ये इस तरीके का वोटिंग हमें देखने को मिल सकता है। पंकज जी, भारतीय जनता पार्टी 2021 के विधानसभा चुनावों के हिसाब से देखें तो ये जो 152 सीटें हैं, इसमें से 59 सीटें जीती थी। तो स्ट्राइक रेट होता है 38.8%। जितनी सीटों पर लड़े उसमें से ऑलमोस्ट 39% वोट सीटें वो जीते। बट जो फेज 2 वाली सीटें हैं 142, जिन पर अब वोट डाला जाएगा, उसमें से भारतीय जनता पार्टी पिछली बार सिर्फ 18 सीटें जीत पाई थी। 12.7% स्ट्राइक रेट होता है। नॉर्थ बंगाल में बीजेपी कंपैरेटिवली थोड़ी बेहतर स्थिति में होती है, साउथ बंगाल में उसका वर्चस्व नहीं है। नॉर्थ बंगाल में वोटिंग लगभग इन फर्स्ट फेज की सीटों पर हो चुकी है। क्या बीजेपी के लीडर्स और टीएमसी के लीडर्स के बीच आत्मविश्वास को तराजू पर तौलने की कोशिश की आपने कि कौन ज्यादा कॉन्फिडेंट है? जी हाँ, मैं दोनों तरफ गया था। और सबसे पहले तो बीजेपी में ही जाता हूँ। बीजेपी के दो सेंटर हैं, मतलब वैसे कायदे से देखिए तो तीन सेंटर हैं। एक तो तीन अलग अलग जगहों पे कॉल सेंटर्स है। एक सॉल्टेक में बीजेपी का ऑफिस है जहाँ वार रूम, और एक जहाँ अमित शाह खुद बैठ जाते हैं, वहाँ एक पूरा सिस्टम बन जाता है। इन तीनों सिस्टम में अगर आप देखें तो एक बात कॉमन है उनका, ये है कि ये जो फर्स्ट फेज था उनका ये कहना है कि सेकंड फेज हमारे लिए कमजोर कड़ी है। खासतौर से अमित शाह ने ये भी कहा कि कोलकाता, नॉर्थ कोलकाता या साउथ कोलकाता में हम सीटें बढ़ा भी लेंगे, लेकिन जो 24 परगना है, नॉर्थ और साउथ 24 परगना है, वो हमारी सबसे कमजोर कड़ी है। उसमें तो उन्होंने ये भी कहा कि ये जो आरजी कर वाले मेडिकल कॉलेज की जो विक्टिम की माँ है, उनकी भी सीट मुश्किल है। संदेश खाली वाली जो सीट है जहां भी लड़ रही है, इन दोनों सीटें मुश्किल है, जो उन्होंने एक प्रयोग के तौर पर दोनों जगह चुनाव लड़ाया था। लेकिन वो बहुत कॉन्फिडेंट है। मतलब बीजेपी की जो टीम है वो तीन लोगों से खासतौर से हम अगर जिक्र करें, अमित शाह, सुनील बंसल जो कि प्रभारी हैं यहाँ के, जो पिछले 4 साल से जमे हुए हैं, और भूपेंद्र यादव जो चुनाव प्रभारी हैं। इनका ये कहना, अमित शाह तो कह रहे हैं कि ये जो 152 सीटों पे है, अगर इसमें हम इतना लीड ले लेते हैं कि सेकंड फेज में अगर मुझे 50-60 भी आ गया, 40 भी आ गया, तो मेरा काम बन जाएगा, हम मैजिक फिगर से ऊपर चले जाएंगे। उसके लिए 3 क्राइटेरिया इन्होंने बनाया है। याद करें कि 77 सीटें जीती थी बीजेपी ने, और 2016 का अगर देखें, जो जब 3 सीटें थी वो भी नॉर्थ बंगाल जहां फर्स्ट फेज में चुनाव हुआ उसी साइड की थी। तो उनका ये कहना है कि इन 77 में से हम 5 या 6 लूज कर रहे हैं। मतलब हम 70-71 रिटेन करेंगे, 5-6 हमारे विधायक हैं, एक का टिकट कटा और 4 बदले गए, तो वो हम लूज कर रहे हैं।
बाद बाकी जो है इनका कहना है कि 2021 में जो 38 सीटें थी जो 5% के मार्जिन से जीते थे और 37 सीटें जो 5 से 10% के, उनका कैलकुलेशन करके मैजिक फिगर से ऊपर जा रहे हैं। और मानना ये है पार्टी का, जिस तरीके से बूथ की संरचना की और रियल टाइम पर उन्होंने ट्रैकिंग लगाई है हर बूथ की, और जिस तरीके से चुनाव आयोग ने मतदान कराया। अभी जो बात हो रही थी ना कि एसआईआर ही वजह नहीं है, एक पैटर्न होता था 3 बजे के बाद 5 साढ़े 5 बजे तक, एक कहते हैं छापा वोटिंग कहा जाता है। कल भी ऐसी घटनाएं आई हैं जहां की एक दो प्रिसाइडिंग अफसर ने ईवीएम पे इंक लगा दिया जहां टीएमसी का वोट था, ये कहा जा रहा है। तो उससे एक मैसेज आता है कि इस पर बहुत ज्यादा वोट पड़ रहा है, तो सब लोग जाके उस पर वोट पड़ते हैं। इन सब छोटी मोटी घटनाओं को छोड़ दीजिए, ये बात जरूर है कि वोटरों का एक सेगमेंट बहुत साइलेंट है, वो कुछ नहीं बोल रहा है। वो सिर्फ, वो कहते हैं ना बिहार में तेल और तेल की धार देखिए, कि वो सिर्फ बूथ पे जाकर अपना फैसला कर रहा है। मैं दुर्गापुर का एक एग्जाम्पल कुलदीप जी शेयर करना चाहूंगा, हालांकि वहां प्रवासी ज्यादा है। वहां जो हमारी बात हुई है 18% ज्यादा वोटिंग हुई है। और ये सब जो वोटिंग हुई ना, लोग कहते हैं ना कि शाम के वक्त बंगाल में एक ट्रेडिशनली रहा कि बहुत वोट परसेंटेज बढ़ जाता है 3 से 5 बीच का। 3 बजे तक में ही मैक्सिमम पोलिंग हो गई थी। मतलब एक वेव है, जिधर का भी हो मैं ये नहीं कह सकता हूं, लेकिन 18% दुर्गापुर में पिछली बार के मुकाबले ज्यादा वोटिंग हुई है। बीजेपी कॉन्फिडेंट बता रही है। टीएमसी में भी हम गए थे, तो टीएमसी में तो मैक्सिमम आईपैक के लोग जो हैं उनका फिगर ये है कि फर्स्ट फेज में हम 125 सीटें जीत रहे हैं। बीजेपी के जितने भी दावे, उनका ये कहना है कि उनके पास कुछ नहीं, उनका सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है लकीर भंडार, जो कह रहे हैं महिलाएं और मुस्लिम, ये उनके कोर स्ट्रेंथ है, वो दोनों उनके साथ है, ऐसा टीएमसी का दावा है। प्रीति जी कैसी हैं आप? आपकी रिपोर्टिंग फॉलो कर रहा हूं और मुझे हैरत भी हुई कि इतने कम समय में आपने पश्चिम बंगाल के इतने ज़्यादा इलाकों को कवर किया, नंबर ऑफ इंटरव्यूज़ जो नेताओं की उनकी रैली वो कवर किया और साथ ही एसआईआर से पीड़ित प्रभावित लोगों से भी बात की। पर मैं पहले ये जानना चाहता हूँ कि हरियाणा का इलेक्शंस, उत्तर प्रदेश, बिहार का, हिंदी पट्टी का इलेक्शन कवर करने से कितना अलग है पश्चिम बंगाल का चुनाव कवर करना? कुलदीप, काफी टाइम से हम हैं यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि बहुत कम टाइम है और पता नहीं कहाँ कहाँ चले गए, तो थोड़ा टाइम स्पेंड कर चुके हैं, पर बहुत डिफरेंट होता है। अगर आप देखें 21 में भी बस बंगाल का चुनाव कहलाता है कि वाटर लू है फॉर सेफोलॉजिस्ट ऑल्सो। कभी कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पाता कि क्या होने वाला है। आपको वो मुंह पे कुछ और बोलेंगे और करेंगे कुछ और, नहीं तो कुछ बोलेंगे ही नहीं। और इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू विन देयर ट्रस्ट एंड टॉक टू देम, स्पेशली जो रूरल बेल्ट जहाँ पे शुरू होती है, जहाँ पे लैंग्वेज एक बाधा है। तो आप थोड़ा छोटे मोटे में आप पूछ सकते हैं कि मतलब आपको 10 मिनट की कॉन्वर्सेशन करनी पड़ती है उनसे ये जानने के लिए कि आपको क्या लग रहा है ये कहाँ जाएंगे। अगर आप उनपे मुंह पे अगर आप पूछ ले कि दीदी के दादा, वो कभी आपको राइट आंसर नहीं मिलेगा। और यहाँ पर दादा बहुत क्लियर है कि यहाँ पे दादा है नरेंद्र मोदी और दीदी है ममता बनर्जी। तो 10 मिनट आप बैठो, आप चाय की बात करो, आप मांझ की बात करो, आप उनके बेटे बच्चे कहाँ रहते हैं उनकी बात करो, फिर धीरे धीरे करके आपको आइडिया लगता है कि ये परिवर्तन की तरफ है या ये कंटिन्यूटी की तरफ है। जो भी फैमिली सेट है, मोस्टली एसआईआर का इम्पैक्ट है, क्योंकि अगर वोटर कम हुए हैं तो परसेंटेज जाहिर है बढ़ा है। पर इसमें कुलदीप जी एक चीज मैं बोलना चाहूंगी बहुत क्लियरली कि जो लोग हैं वो बम्पर निकल के आए हैं बाहर, क्योंकि एक सेंस ऑफ फियर है कुलदीप जी। और वो फियर है कि देखिए, अगर हमने वोटिंग नहीं किया तो तो हो सकता है कि अगले चुनाव में 2026 को एक बेंचमार्क बना दिया जाए कि वोटिंग का, कि हमारा अगले बार वोट कट सकता है। तो एक सेंस ऑफ फियर है, इसको बीजेपी उनका स्ट्रेंथ मान रही है इस बार। बिकॉज ट्रेडिशनली जो क्लीशेज मान लीजिए, सेफोलॉजी मान लीजिए, कहता है कि मुसलमान माइनॉरिटी वोट ज्यादा निकल के आता है एज कंपेयर टू हिंदू वोट। तो और मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी, बीरभूम बोलपुर में हम थे, एक जो आरएसएस यूनिट के साथ हमने एक डे स्पेंड किया कि वो कैसे प्रचार करते हैं। तो जब कल खत्म हुआ बात, मेरी उनसे बात हुई और उन्होंने सबसे पहले बोला कि देखिए, हम कह रहे थे कि इस बार बीजेपी बढ़िया करेगी कि वोटिंग परसेंटेज देखिए। जब मैंने बोला कि ये तो एसआईआर का इम्पैक्ट भी हो सकता है, उन्होंने बोला कि एसआईआर का इम्पैक्ट हो सकता है, पर पिछली बार अगर बोलपुर में मुसलमान ने 86% पोल किया था, हिंदू ने 64% पोल किया था। इस बार हमें पूरा कॉन्फिडेंट है ये पूरा पोलिंग हुआ है। अब वो ये मान के चल रहे हैं कि सारा जो हिंदू आ रहा है उन्हीं को वोट कर रहा है। तो इस उससे देयर इज अ सेंस ऑफ फियर। और जो फिगर्स आ रहे हैं दोनों तरफ से, दे आर वेरी मतलब बहुत कॉन्फिडेंट है। पर जो हम, और इसी एक आरएसएस के कार्यकर्ता ने मुझे बताया कि जी
जो बार बार हम कमेंट्री सुन रहे हैं, जैसे हम अमित शाह जो होम मिनिस्टर है उनसे सुन रहे हैं कि 110 है, ये एक मैसेजिंग भी है फॉर सेकंड फेज, क्योंकि एक बहुत बड़ा कुलदीप जी इसमें आप ऑप्टिक्स मान लीजिए, परसेप्शन मान लीजिए, जो अगर बीजेपी को वोट करना चाह रहा भी है, द बीजेपी हैज टू कन्विंस देम, उनको कन्विंस करना पड़ रहा है कि देखिए हम पावर में आएंगे, हम पावर में आ सकते हैं, आप बाकी सब छोड़ के हमें वोट करिए। तो अ लॉट ऑफ दिस इज आल्सो पोस्चरिंग फॉर द सेकंड फेज के टू कन्विंस द वोटर्स कि हम आ रहे हैं। तो अगर आपको डर है, भय है, इंटिमिडेशन है, हम गए हैं, बहुत सारे जर्नलिस्ट ट्रैवल उन्होंने किया होगा उधर जो हमारे साथ जुड़े हैं, देयर इज अ सेंस ऑफ एंटी इनकम्बेंसी है, और उन जहां जहां बीजेपी ने अपनी जगह बना ली है वहां पे बहुत जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है। पर वहां पर अगर आप बात करें, एक सेंस ऑफ फियर भी है कि अगर हमने वोट कर दिया और 21 का चुनाव हो गया तो फिर जो लोकल लीडरशिप है वो तो भाई पिटाई करेगी। तो उस फियर को एले करने के लिए आपको ऐसी सारी ये जो पोस्चरिंग है ये दिख रही है। ऑन टॉप ऑफ इट अगर आप देखें, ममता बनर्जी पहले 2-3 बार बोल चुकी हैं, आज सुबह की रैली में खुल के बोली है कि अब मैं बंगाल जीतूंगी, फिर मैं दिल्ली आऊंगी। दिस इज ऑल्सो पोस्चरिंग कुलदीप जी, बिकॉज एक सेंस है, आई थिंक तपस थोड़ा बेहतर बता पाएंगे, इन बंगाली वोटर्स दे हीरो वर्शिप देयर वोटर्स, दे डोंट लाइक वीक लीडरशिप। आपको अग्रेसिव होना पड़ेगा, स्ट्रीट फाइटर होना पड़ेगा, तभी आपको रिस्पेक्ट मिलेगा। और वो आपको कमेंट्री में दिख रहा है दोनों तरफ से कि हमारी तो 125 सीट आएंगी, हमारी 110 आएंगी, टू विन द ट्रस्ट ऑफ द वोटर्स दैट दे आर देयर। एंटी इनकम्बेंसी पॉकेट्स में है। आप जैसे कह रहे थे कि यू नो दिस इज द फर्स्ट फेज शुड हैव बीन एडवांटेज बीजेपी। अगर बीजेपी को ये चुनाव जीतना है, उनको अपना टोटल डबल करना है। 77 उनके लास्ट चुनाव में आए थे, पर वो अभी 65 पे हैं। 65 पे उनकी स्ट्रेंथ है असेंबली में। दे विल हैव टू मोर देन डबल इट, एंड टू डू सो, अगर आप नॉर्थ में पहले ही उनका गढ़ है, आप बाकी सारे एरियाज देखिए। मैं आपको बताती हूँ जहां जहां दे होप टू गेन और गेन कर सकते हैं। बीरभूम एक एरिया है, 11 सीटें हैं वहां पर। पिछली बार 10 सीटें टीएमसी जीती थी, सिर्फ 1 सीट बीजेपी जीती थी। इस बार बीजेपी होप कर रही है कि वहां पर बहुत सारा गेन उनको हो। बर्धमान एक और डिस्ट्रिक्ट है, वेस्ट मिदनीपुर, जहां पर ये दिलीप घोष खड़े हुए हैं खड़गपुर सदर से, ईस्ट मिदनीपुर, ये सारे एरियाज हैं विच द बीजेपी होप्स टू कन्वर्ट एंड कन्वर्ट इन अ लार्ज स्केल। क्योंकि जैसे मैंने बताया, बीरभूम 11 सीट 10 टीएमसी के पास थी, पश्चिम मिदनीपुर में 15 सीट बीजेपी के पास सिर्फ 2 गई थी। मुझे लगता है 3 चीजों पे आएगा चुनाव कुलदीप। एक, कैन द बीजेपी कन्विंस इट्स वोटर्स दैट इट कैन विन, वो बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा। दूसरा, इस पूरे हाई डेसिबल रेटरिक नैरेटिव जो भी हम कहें कैंपेन में, हम जो प्रवासी हैं, माइग्रेंट हैं, उनकी बात हम भूल गए हैं। क्योंकि चुनाव शुरू होने से पहले बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पर माइग्रेंट्स का था, जो बाहर उनको पीटा जाता है, बीजेपी स्टेट्स में उनके साथ बदसलूकी होती है, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो एक सेंस है यहाँ पर, अगर एंटी इनकम्बेंसी है, एक तो वो एंटी इनकम्बेंसी लोकल लीडरशिप ऑपरेशन और मिसयूज ऑफ पावर ऑफ लोकल लीडरशिप से है, ममता बनर्जी के लिए नहीं है। अगर आप बात करें, वो पूरा बोलेगा परिवर्तन चाहिए, लोकल लीडरशिप बहुत बेकार है। ममता से बात करें, ममता दीदी भालो, वो ये आपको एंड करेगा, तो थोड़ा कंफ्यूज कर देता है। और दूसरा, एक इनहेरेंट डिस्ट्रस्ट है अभी भी वेयर द बीजेपी इज कंसर्न। दैट इज व्हाई आप देख रहे हो बार बार, अगर अमित शाह जी कह रहे हैं कि इट बी सन ऑफ द सॉइल, यहीं से बंगाली मीडियम से पढ़ा लिखा कोई होगा जो सीएम बनेगा, वो इनहेरेंट डिस्ट्रस्ट अभी है। वो किस हद तक बीजेपी दूर कर सकती है, वो बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा कुलदीप जी। एंड अल्टीमेटली आई थिंक वुमेन विल कॉल द शॉट्स। स्कीम्स बहुत पॉपुलर हैं, टीएमसी पॉपुलर, अगर आप मान लीजिए एंटी इनकम्बेंसी है, स्कीम्स बहुत पॉपुलर हैं। जो 1500 जनरल कैटेगरी को मिल रहा है महिलाओं को, अगर आप लोकहित भंडार की बात करें, 1700 उसमें शेड्यूल कास्ट को मिल रहा है, लोकहित भंडार में कन्याश्री है, तो बहुत सारी स्कीम्स हैं जिनको आर वेरी पॉपुलर ऑन ग्राउंड। प्रीति, क्या विमेन रिजर्वेशन बिल, जिसको बीजेपी इस तरह से, प्रधानमंत्री ने देश के नाम संबोधन किया, विज्ञापन छपवाए कि कांग्रेस ने देश के साथ धोखा किया, देखिए महिलाओं को संसद में आरक्षण के खिलाफ वोट किया, ये जो बीजेपी ने नैरेटिव चलाया, इसकी कुछ ग्राउंड पर असर है क्या इसका? ये क्या थोड़ा बहुत स्विंग कर सकता है महिलाओं को? देखिए, वुमेन रिजर्वेशन का जो डिलिमिटेशन बिल है, जिससे वुमेन रिजर्वेशन हो सकती थी, उसको डिफीट करने से जो नैरेटिव हुआ है, जो एड्रेस हुआ था प्रधानमंत्री का,
मुझे नहीं लगता यहाँ पर जमीनी लेवल पे उसका कोई फर्क है। वुमेन सिक्योरिटी इशू है, वो आपको सुन रहा है। वुमेन सिक्योरिटी, आप अगर आप महिलाओं अर्बन सेक्टर में बात करती है, सबसे पहले वो बोलेंगी वुमेन सिक्योरिटी, बट अल्टीमेटली अगर आप रूरल बेल्ट में जाए तो जो लग रहा है वो कि महिला अभी अधिकतर साथ में है ममता बनर्जी के, ठीक, और वो आपको दिख रहा है। तो कंफ्यूजिंग इलेक्शन है इन दैट सेंस। आर्कोमॉय, आपका एक कमेंट चाहता हूं मैं ये फर्स्ट फेज इलेक्शन को लेकर के कि बीजेपी को बहुत कुछ गेन करना है अगर सत्ता में आना है वेस्ट बंगाल में, तो क्या कोई ऐसा ड्राइविंग फैक्टर है? महिलाएं मोस्टली वेस्ट बंगाल में टीएमसी को वोट देती रही हैं, मुस्लिम एक पुश तो वोट टीएमसी को डालता है, कांग्रेस का जो भी वोट था और लेफ्ट का वो धीरे धीरे कम होता गया है। कोई ड्राइविंग फैक्टर है जिस पर बीजेपी ये दांव लगा रही होगी कि साहब हम इस सहारे जीतेंगे, ये एक ड्राइविंग फैक्टर है जो हमें जिता देगा? तो ड्राइविंग फैक्टर दो ही है सर, एक तो है एंटी इनकम्बेंसी जो है वो है, देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट, और दूसरी बात ये है कि बीजेपी जब से बंगाल में वो बढ़ी है और जब से नरेंद्र मोदी जी 2014 में ही केम टू पावर, तब से लेके मतलब सिंस 2019 जब बीजेपी यहाँ पे 18 सीट उसको मिला लोकसभा चुनाव में, तब से लेके ये जो द पॉलिटिक्स ऑफ हिंदुत्व जो है, जो पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स है, वो यहाँ बंगाल में बढ़ा है, वो हमको दिख रहा है। हर साल रामनवमी की रैलियां है वो हमारे यहाँ एलियन था, वी आर नॉट एट ऑल अवेयर और वी हैव नॉट सीन सच रैलीज, एनुअल रैलीज, अभी वो दिख रहा है। और मजे की बात यह है कि अभी आप गांव के साइड में जाएंगे ड्यूरिंग रामनवमी और आप जय श्री राम लिखा हुआ या हनुमान जी की फोटो दी हुई जो फ्लैग्स है, सैफरन फ्लैग्स, वो आपको दिखेगी तो आपको पता नहीं चलेगा कि वो भाजपा ने लगाया है या टीएमसी ने लगाया है, क्योंकि टीएमसी इज इक्वली नाउ पार्टिसिपेटिंग इन द रामनवमी रैली। सो जो हिंदुत्व का पॉलिटिक्स है वो भी यहाँ पे है, और बहुत ही ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी है, स्पेशली इन द अर्बन एरियाज, स्पेशली इन द यूथ एंड फिर जो मेल वोटर्स है उनमें, क्योंकि जॉब्स का एक मुद्दा, बड़ा सारा मुद्दा है, एक मुद्दा है इंडस्ट्रियलाइजेशन का मुद्दा जो है नहीं यहाँ पे, और एक मुद्दा है करप्शन का मुद्दा जो वो दिख रहा है। लेकिन बीजेपी इन्हीं चीजों को अपना ड्राइविंग फोर्स मान के वो काम पे लगी है। अगर हम 2021 का जो प्रचार है बीजेपी का कैंपेन स्टाइल है वो देखे तो उसमें ये जो हिंदुत्व पॉलिटिक्स जो है वो फ्रंट सीट उसने इट टुक द फ्रंट सीट। बट 2026 का जो कैंपेन है उसमें एकदम वेरी क्लियरली ये डिस्टिंक्शन दिख रहा है कि जो लोकल नॉर्मल मुद्दे से, जैसे बीजेपी ने चार्जशीट लाया फॉर एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोकल मुद्दे क्या है, लोकल प्रॉब्लम्स क्या है, उनको चार्जशीट के हिसाब से उसने प्रचार में उसको दे यूज्ड इट and they forced TMC to come up with with local manifestos. TMC का एक जनरल मैनिफेस्टो तो हुआ दीदीर दोष प्रतिज्ञा करके, फिर लोकल मैनिफेस्टोस भी बनाना पड़ा टीएमसी को कुछ कंस्टिट्यूएंसीज में टू काउंटर द इम्पैक्ट ऑफ द चार्जशीट। तो इसने बीजेपी ने जो लोकल मुद्दे हैं, करप्शन के मुद्दे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे हैं, सड़क पानी के मुद्दे हैं, उसको उठाया और साइड में हिंदुत्व पॉलिटिक्स भी प्रैक्टिस वो करते रहे। एक जो बड़ी गलती की थी बीजेपी ने लास्ट टाइम, गलती कह सकते हैं आप या उनका स्टाइल था, लेकिन वो कुछ अलग तरीके से प्रेजेंटेड हुआ टू द पीपल। जब भी प्रधानमंत्री आते थे, दीदी ओ दीदी का जो नारा उन्होंने वो लगाते थे, दैट हैड अ रादर नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द वुमेन, और टीएमसी ने उसको एनकैश भी किया था। इस बार अगर आप देखें, नॉट जस्ट पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं उन्होंने भी ऐसा कुछ नहीं कहा, उनके आर्टिकल्स में जो आरएसएस के जो मतलब आप स्वस्तिका कह लीजिए या ऑर्गेनाइजर कह लीजिए, उनमें जो आर्टिकल्स आते थे उसमें भी ऐसा ममता बनर्जी का नाम तक उन्होंने कम कर दिया उनको लाना। ओनली फ्यू डेज बैक ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह ने ए दीदी करके एक कहा, जिसको लेके टीएमसी ने फिर उसका एक मुद्दा बनाने का कोशिश किया कि देखिए पहले ओ दीदी था, अभी द होम मिनिस्टर इज टॉन्टिंग आवर चीफ मिनिस्टर एज ए दीदी। तो ये एक ड्राइविंग फोर्स बीजेपी के लिए था। विमेन हैव कम आउट टू वोट इन लार्ज नंबर्स,
then it is probably going to be in favor of the तृणमूल कांग्रेस, क्योंकि भाजपा ने तृणमूल कांग्रेस का लखीर भांडार को काउंटर करने के लिए बहुत सारे चीजें उन्होंने मैनिफेस्टो में प्रॉमिस किया। उसमें से एक बड़ी है कि दे promised a monthly allowance of 3,000 rupees to the women. They promised a kit, a maternity kit when women are pregnant, and a financial assistance. They promised a financial assistance of probably 50,000 rupees when a girl child passes HS पास करके वो जब ग्रेजुएशन के लिए जाएगी। तो ये सब जो है उन्होंने प्रॉमिस किया है, और सेफ्टी सिक्योरिटी का इशू तो बहुत बड़ा इशू है, स्पेशली द आरजीकर इशू। पर ये प्रॉब्लम ये है कि ये जो बात है, ये जो प्रोमिसेस है, इसको लोगों तक, विमेन तक लेके जाना कितना भाजपा सक्सेसफुली कर पाएगी, ये देखना पड़ेगा। क्योंकि ठीक है, टीएमसी का जो है हर बूथ पे, हर जगह में उनका लोग है टू टेल देम अबाउट देयर स्कीम्स, देयर दीदीज प्रॉमिसेस एटसेट्रा। भाजपा कितना कर पाएगी? और ऊपर से व्हेन द क्वेश्चन ऑफ विमेन सिक्योरिटी कम्स, टीएमसी ऑलवेज विल हैव वन और अदर इंसिडेंट फ्रॉम अ बीजेपी रूल्ड स्टेट such as Manipur, such as Bihar, such as UP, to present as a counter to BJP's Bengal promises of women's security. पंकज जी, आपसे एक प्रश्न ये कि बीजेपी के लिए, मतलब मैं केंद्रीय स्तर पर बात कर रहा हूँ, बीजेपी के नेताओं के लिए, वरिष्ठ नेताओं के, संगठन के नेताओं के लिए इस चुनाव में क्या क्या स्टेक्स हैं दोनों ही सिनेरियो में? अगर भारतीय जनता पार्टी मान लीजिए ये चुनाव जीत जाती है, तो सुनील बंसल और भूपेंद्र यादव मेरा ख्याल है वहाँ प्रभारी के तौर पर सक्रिय हैं, उनका कद बीजेपी में क्या होगा? अमित शाह के वहां डेरा डालने का असर क्या होगा? अगर नहीं जीतती है तो उसके दूरगामी असर भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या होंगे? तो जो स्टेक्स हैं बड़े लीडर्स के बीजेपी के इस चुनाव में, वो क्या क्या हैं जो आई एम श्योर डिस्कस किए गए होंगे? पिछली बार जो प्रभारी थे चुनाव के, कैलाश विजयवर्गीय, रोज उनके ना ढेर सारे इंटरव्यूज आते थे। इस बार आपको भूपेंद्र जी कहीं स्क्रीन पे दिखे नहीं होंगे, भले सोशल मीडिया में एक दो पोस्ट बैठकों के दिख गए होंगे, अमित शाह जो बैठक कर रहे थे वो हाल है। सुनील बंसल तो वगैरह इंटरव्यू नहीं देते हैं। देखिए, सुनील बंसल बहुत ट्रस्टेड पर्सन है अमित शाह के, और वही हाल है भूपेंद्र यादव का। तो दोनों का कद क्या है कि उनको प्रधानमंत्री और अमित शाह मानते हैं, यही उनके लिए बड़ी बात है। और बंगाल जीतना, आप याद करिए, प्रधानमंत्री ने एक बात कही थी, मुझे याद आ रहा है 2017 की बात है। योगी आदित्यनाथ यूपी में मुख्यमंत्री बने थे और भुवनेश्वर में बीजेपी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई थी। प्रधानमंत्री ने वहां से एक बात कही थी कि हम यूपी जीत लिए, लेकिन हमारा एक सपना होगा, स्वर्णिम युग तब आएगा जब उड़ीसा, बंगाल और केरल, उड़ीसा में ये खेल हो गया। सुनील बंसल वहां भी संगठन के तौर पर प्रभारी थे। बंगाल एक बहुत बड़ा सपना है, यकीन मानिए। और जिस तरीके से अमित शाह और उनकी पूरी कोर टीम ने ये तो दो चेहरे हैं जो आपको मैं बता रहा हूं। एक एक विधानसभा सीट पर 3-3 प्रवासी लगाए गए और सितंबर के महीने से काम चल रहा है। अमित शाह ने इस पूरे चुनाव को अपने ऊपर ले लिया। अभी जो जिक्र हो रहा था ना कि दीदी, ओ दीदी और ए दीदी वाला, तो अमित शाह बता रहे थे कि पिछली बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीदी, ओ दीदी वाली बात कही थी, तो ग्राउंड पे उसका बड़ा रिएक्शन हुआ, मतलब एक तरीके से चुनाव में उसका नुकसान हुआ। तो अमित शाह से हमने पूछा कि भाई ए दीदी आप बोले, उसके बाद पूरी टीम जो है, महुआ मोइत्रा ने आपको गुंडा तड़ीपार तक कहा, सब लोग एकदम लग गए आपके पीछे में। तो उन्होंने कहा कि तालाब में ना, ठहरे हुए तालाब में कंकड़ मार के मैंने टेस्ट किया कि आखिर क्या होता है, जिसको नीतीश जी का हम थर्मामीटर भी कहते हैं। थर्मामीटर लगा के देखा कि इसका रिएक्शन होता है कि नहीं। जानबूझकर उन्होंने एक एक शब्द नपा तुला हुआ, और उन्होंने ए दीदी बोला ये बात, और वही गुंडों को उल्टे लटकाने वाली बात भी कि आखिर इसका क्या रिएक्शन होता है। तो उन्होंने कहा जनता ने उसको अच्छा माना, तो उनको लगा कि हाँ, एंटी इनकम्बेंसी अब पूरे उस पर है। देखिए, अमित शाह के लिए बंगाल की जीत बहुत बड़ी जीत है। मतलब ये हो जाता पूरा इलेक्शन कैंपेन, रोज रात में देर रात तक बैठक करना। अब भी बैठक चल रही थी, अभी उसके बाद निकले हैं। तो सुनील बंसल और भूपेंद्र यादव को कोई बड़ा फर्क पड़ जाएगा मुझे नहीं लगता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पहले ही हो गए हैं, नई टीम में सुनील बंसल का रोल होगा, उनको और मुश्किल टास्क दिया जाएगा। लेकिन हाँ, अमित शाह की छवि एक चाणक्य के तौर पर, बीजेपी स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पर, अब मतलब कहिए कि प्रधानमंत्री और फिर अमित शाह, उसके बाद जो बीजेपी के नेता होंगे, उसमें बहुत लंबा गैप हो जाएगा अगर बंगाल बीजेपी जीत लेती है। अगर हार जाती है तो अमित शाह कहते हैं कि चुनाव में हार जीत तो लगा रहता है, हम 3 से 77 पर पहुंचे, 77 से हम क्या पहुंचते हैं। तो उनके लिए एक और बड़ा टास्क हो जाएगा। वो तो अभी से कहने लगे कि यहाँ से हम निकलते हैं, फिर हमारी अगली रचना जो है वो पंजाब की योजना बनेगी और फिर यूपी की योजना बनेगी।